गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं एक श्रृंखला करंट अफेयर्स की, और ये करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है ये मुख्य रूप से दो जो प्रमुख परीक्षाएं हैं भारत में आयोजित होने वाली उनके संदर्भ में है। पहली यूपीएससी और दूसरी विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक सेवाएं। और करंट अफेयर्स में अपन उन सभी समस्त महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं जो इन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक जितने भी अपन ने इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ये टॉपिक्स किए हैं वो सारे के सारे आप ये मानकर चलिए कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाएंगे, उनकी पूरी संभावना है। इसलिए इन पर अपने को विशेष फोकस करना है। तो आज अपन करंट अफेयर्स का अगला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे, और उससे पहले आपसे एक निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स 7वां बिंदु। L1 कक्षा में आदित्य L1। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बतला दूं कि आदित्य L1 क्या है। आपको ध्यान होगा यदि आप अखबार वगैरह पढ़ते रहे हैं तो पिछले दिनों भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, और आदित्य नाम का एक यान, एक उपग्रह, एक अंतरिक्ष वेधशाला मान लीजिए, उसको सूर्य की जांच परीक्षण करने के लिए भेजा गया है। ये वही आदित्य L1 है। ये खबरों में क्यों है? आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लैग्रेंजियन बिंदु L1 तक पहुंचने की उम्मीद के साथ इसरो अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक कक्षा में बांधने के महत्वपूर्ण प्रयास करेगा। L1 जो है लैग्रेंजियन बिंदु कहा जाता है इसको। ये एक विशेष स्थिति होती है। अभी अपन एक चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि L1 कौन सी पोजीशन होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को इस रूप में रेखांकित किया गया है कि यहाँ पर 5 बिंदु बनते हैं L1 से लेकर के L5 तक, और यहाँ ऐसी कंडीशन रहती है कि वहाँ पर रहकर हम सूर्य का विशेष रूप से अध्ययन कर सकते हैं, सूर्य की परिस्थितियों का अध्ययन कर सकते हैं, उसके कोरोनों का अध्ययन कर सकते हैं। और चूंकि हम निरंतर 12 महीने अध्ययन करना चाहते हैं, अगर अपन पृथ्वी से अध्ययन करें तो बीच में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जैसे कि दिन और रात का अंतर आता है, फिर ग्रहण भी लगते हैं। इसलिए हम हर समय सूर्य की विभिन्न चीज़ों का, विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन कर पाने में समर्थ नहीं होते। इसलिए हमें 12 महीने 24 घंटे एक ऐसी पोजीशन चाहिए जहाँ पर हमें रोज और हर टाइम सूर्य के दर्शन हो और सूर्य का हम अध्ययन करते रहे। इन्हीं बिंदुओं को L1 से L5 के बीच में विभाजित किया गया, और हमारा ये जो अंतरिक्ष यान है आदित्य L1, ये L1 लैग्रेंजियन बिंदु तक जाकर सूर्य की विभिन्न चीजों का अध्ययन करेगा। L1 कक्षा में स्थापित होने का लाभ: अंतरिक्ष यान की प्रणोदन प्रणाली में 440 न्यूटन लिक्विड अपोजीमीटर LAM इंजन और 8-22 न्यूटन थ्रस्टर और 4-10 न्यूटन थ्रस्टर शामिल है, जिन्हें युद्धाभ्यास करने के लिए रुक रुक कर चलाया जाएगा। यानी कि ये कुछ चीजें हैं जो अंतरिक्ष यान के साथ जोड़ी गई है, जो उसको यानी कि हमारे अंतरिक्ष यान को, हमारे आदित्य L1 को, ये हमारा जो प्रक्षेपण बिंदु है L1 लैग्रेंजियन 1, वहां तक पहुंचाने के लिए समय समय पर इनका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत दूरी पर स्थित है और इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रणोदन प्रणालियां, यानी कि जो उसको आगे बढ़ाने के लिए फोर्स देने की चीजें होती है वो शामिल की गई। इसमें 440 न्यूटन लिक्विड अपोजीमीटर और 22 न्यूटन थ्रस्टर और 4-10 न्यूटन थ्रस्टर शामिल किए गए हैं। ये सारे के सारे इस प्रकार के थ्रस्टर है या लिक्विड अपोजीमीटर है जो अंतरिक्ष यान को सूर्य की तरफ धकेलेंगे और एक निश्चित कक्षा में स्थापित करेंगे। इसरो के अनुसार L1 बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में रखे गए उपग्रहों को बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य को देखने का प्रमुख लाभ होता है। इसमें सौर गतिविधियों को लगातार देखने का अधिक लाभ मिलेगा। यानी कि सूर्य पर क्या क्या गतिविधियां चल रही है, विशेष रूप से जो सौर तूफान आते हैं या सौर गतिविधियां होती है, उनका हम लगातार बिना किसी बाधा के अध्ययन कर सकें। इसलिए L1 बिंदु तक इस अंतरिक्ष यान को स्थापित करने का प्रयास है।
जैसे कि अगर अपन दूसरी जगह से करें तो एक समस्या आती है समय समय पर होने वाले ग्रहण, और सूर्य ग्रहण होने के कारण चांद जो है हमारे बीच में आ जाता है और कुछ समय के लिए हमारा संपर्क जो है वो सूर्य से कट जाता है, और उस परिस्थिति में हम सूर्य का अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए इन सब परिस्थितियों से रहित होकर, ग्रहण से छूट लेकर हम आसानी से इस सूर्य की विभिन्न सौर कलाओं का और जो भी वहाँ घटनाएं हो रही है उनका अध्ययन हम कर सकें। एल1 के विशेष सुविधाजनक बिंदु का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे और शेष 3 पेलोड एल1 पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थान अध्ययन करेंगे। यानी कि जो 7 पेलोड भेजे गए हैं, 7 पेलोड में सबका अलग अलग कार्य निर्धारित किया गया। 4 पेलोड तो एक साथ एक ही जगह स्थापित रहकर सिर्फ और सिर्फ सूर्य की तरफ देखेंगे, यानी कि 4 पेलोड सिर्फ और सिर्फ सूर्य का अध्ययन करेंगे, और जो बाकी 3 पेलोड है ये सूर्य पर होने वाले विभिन्न कणों की बौछार और सूर्य के द्वारा की जाने वाली बौछार उनका ये अध्ययन करते रहेंगे। आदित्य एल1 के बारे में, सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य एल1 को 2 सितंबर 23 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ये जिसे हम एल1 या आदित्य एल1 बोल रहे हैं, इसका प्रक्षेपण जो है 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। ये भारत की पहली वेधशाला है जो सूर्य के अध्ययन करने के लिए भेजी गई। इसमें क्या क्या है, आदित्य एल1 द्वारा संचालित अध्ययन में अंतरिक्ष यान निरीक्षण के 7 पेलोड है, ये अभी हम बात कर चुके हैं। 4 पेलोड तो सीधे सीधे सूर्य पर केंद्रित रहेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य का अध्ययन करेंगे, और जो 3 पेलोड है वो जो सूर्य कण है या सूर्य बौछार या सौर जो कण है उनका अध्ययन करेंगे। प्रकाश मंडल, सूर्य की सबसे गहरी परत जिसे हम सीधे देख सकते हैं, क्रोमोस्फीयर, प्रकाश मंडल के लगभग 400 किलोमीटर 2100 किलोमीटर की परत, ये अलग अलग स्थिति है। पर प्रकाश मंडल जिसे हम साफ देखते हैं, हम धरती से देखते हैं, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, पूरा का पूरा सूर्य जो हम प्राप्त करते हैं उसका भी अध्ययन ये आदित्य करेगा। दूसरा क्रोमोस्फीयर सूर्य के बाद जो प्रकाश मंडल है उस प्रकाश मंडल से 400 किलोमीटर से लेकर के 2100 किलोमीटर की जो सूर्य की परत है उस परत को कहा जाता है कोरोना, सूर्य की बाहरी परत जो हमें सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। रिमोट सेंसिंग पेलोड जो सूर्य का अध्ययन करेंगे, ये सारे के सारे जो है वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए। एक बार इस पर थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। ये हमारा आदित्य एल1 है जो PSLV-C57 के माध्यम से ये अंतरिक्ष में छोड़ा गया सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी और सीएमई के दृश्यमान उत्सर्जन लाइन कोरियोग्राफ VLEC, ये वो चीजें हैं जो आदित्य एल1 के साथ अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में वहां पर भेजी गई है, और इनका कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य है, कोई ना कोई निश्चित कार्य है, और उस कार्य के लिए ही इसको भेजा गया। जैसे ये है कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी और CME के दृश्यमान उत्सर्जन लाइन कोरोनोग्राफ, जिसको VLC कहा गया है, जो वहाँ से लाइट उत्सर्जित होती है उनका अध्ययन करने के लिए। सौर पैरामैग्नेटिक इमेजिंग टेलीस्कोप, ये जो पैरामैग्नेटिक किरणें निकलती है अल्ट्रावायलेट या UV वगैरह जिन्हें अपन बोलते हैं उनका अध्ययन करने के लिए। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो सूर्य के एक तारे के रूप में अवलोकन के लिए एक नरम एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये एक 2 प्रकार के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भेजे गए, एक तो नरम और एक हार्ड। ये इन दोनों का ही उद्देश्य जो है वो सोलर लो एनर्जी और उच्च एनर्जी का अध्ययन करना है, यानी कि जो सूर्य की सबसे कम एनर्जी निकलती है और एक जो सूर्य की सबसे तेज और सबसे हाई एनर्जी निकलती है। उच्च ऊर्जा एल ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो सूर्य के एक तारे के रूप में अवलोकन के हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। 2 प्रकार के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर साथ में भेजे गए, हार्ड और नरम। एक का उद्देश्य, नरम का उद्देश्य लो एनर्जी का जांच करना है और हार्ड का उद्देश्य उच्च एनर्जी की जांच करना है। एल1 का यथास्थान अध्ययन करने के लिए पेलोड आदित्य सौर पवन कण विश्लेषक प्रोटॉन और दिशाओं के लिए भारी आयनों के लिए, आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज, सौर पवन कण विश्लेषक इलेक्ट्रॉनों और दिशाओं के लिए भारी आयनों के लिए, और
यथास्थान चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन के लिए उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, ये वो चीज़ें हैं जो अध्ययन करने के लिए विभिन्न पेलोड में लगाए गए। जो आदित्य L1 का अंतरिक्ष यान है हमारा, उसके विभिन्न जो 7 पेलोड है, उस पेलोड में जो चीज़ें लगाई गई है, किन चीज़ों के लिए, किन के अध्ययन के लिए। पहला आदित्य सौर पवन कण प्रयोग है, जो सौर पवन कण और विश्लेषक प्रोटॉन और दिशाओं के भारी आयनों के लिए लगाया गया। आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज है, जो सौर पवन कण विश्लेषक इलेक्ट्रॉन और दिशाओं के साथ भारी आयनों के अध्ययन के लिए लगाया गया। और तीसरा यथास्थान चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन के लिए उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर लगाया गया। चैप्टर ने बात की शुरू में 7 पेलोड है, 4 तो सीधे सूर्य से संबंधित होंगे, बाकी 3 विभिन्न प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ये वही 3 चीज़ें हैं जो बाकी उसके अध्ययन के लिए रखी गई है। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के बारे में इसको समझने की आवश्यकता है। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में एक स्थिति है जहां 2 बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उसके साथ चलने के लिए आवश्यक सेंट्रीपेटल बल के बराबर होता है। देखिए कि 2 बड़ी चीजें हैं, एक तो इधर हो गया सूर्य, दूसरा इधर होगी पृथ्वी। इनके बीच की एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी दूरी जहां पर कोई चीज स्थिर हो जाती है और वो दोनों के प्रभाव के साथ चलायमान रहती है, दोनों के प्रभाव के साथ, यानी कि दोनों का बल बराबर लगता है। वहां पर दोनों एक दूसरे को उसको खींच नहीं पाते, यानी कि पृथ्वी का भी बल भी इतना है कि सूर्य उसको खींच नहीं पाए और सूर्य का बल भी इतना है कि पृथ्वी उसको खींच नहीं पाए। वो एक स्थिर अवस्था में आ जाता है। फिर जैसे जैसे सूर्य चक्कर लगाता है, जैसे जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, वैसे के वैसे वो भी उसके चारों तरफ उनकी दिशाओं में चक्कर लगाता रहता है। इस बिंदु को लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है, जहां 2 बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक साथ चलने को मजबूर कर देता है। यानी उस बिंदु पर 2 खगोलीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण ऐसा होता है कि उनके बीच रखी गई वस्तु उनके साथ चलते समय प्रभावी रूप से उसी स्थिति में रहेगी। समझ में आ गया आपका कि ये जो स्थिति है लैग्रेंज 1, ये 2 खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी कि अपनी तरफ खींचना और दूसरी तरफ धकेलना, ये दोनों ऐसी स्थिति होती है कि वो स्थिर अवस्था में रहती है और जो दोनों पिंड है वो उनके साथ लगातार चलायमान अवस्था में रहती है। न तो वो इधर खींच पाती है, न वो उधर खींच पाती है, क्योंकि दोनों उनको अपनी अपनी तरफ खींचते हैं और वो एक जगह स्थिर हो जाते हैं। इस बिंदु को लैग्रेंज 1 बिंदु कहा जाता है। अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन को खपत करने के लिए किया जा सकता है। आप यूँ समझ लीजिए कि हम जो अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के उपग्रह भेजते हैं, वो धरती के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ना तो धरती पर गिरते हैं और ना वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। ये वही स्थिति है कि उनको एक ऐसी स्थिति में रख दिया जाता है कि वहाँ पर वो अपना ईंधन जो है वो कम कर सके, खपत उसकी कम हो सके, ईंधन ना जले और वो उसकी शक्ति का प्रयोग करते हुए वो अपना काम करते रहते हैं। इसी को हम लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। लैग्रेंज बिंदु का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है और इनमें 5 है, L1 से लेकर के L5 तक। ये जो लैग्रेंज पॉइंट नाम रखा गया है, ये वास्तव में एक इतालवी फ्रांसीसी यानी इटली फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जोसेफ लुई लैग्रेंज। इन्होंने इस स्थिति का अवलोकन किया था या यूं कहिए कि इसकी खोज की थी और इसीलिए इनके नाम पर उनको सम्मान देते हुए इस बिंदु को लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है। ये लैग्रेंज बिंदु 5 है, L1 से लेकर के L5 तक। अभी अपन इसको समझेंगे कि L1 से L5 क्या है। ये देख लीजिए, ये लैग्रेंज बिंदु, ये हमारी पृथ्वी है, ब्लू कलर की दिख रही होगी, ये सूर्य है और ये छोटा सा व्हाइट बिंदु जो है ये चंद्रमा है और ये पोजीशन है L1 की और ये है हमारा आदित्य L1। ये L1, ये L2, ये L3, ये L4 और ये L5। आप देखिए इनको कि ये ऐसी स्थिति और ये जो है ये पृथ्वी और सूर्य ये यूं पृथ्वी इसके चक्कर लगाती रहती है और ये यहाँ पर स्थिर रहता है और ये चाहे कुछ भी हो जाए ये इसके साथ यूं चलते चलते पूरे इस चीज़ का अध्ययन करता रहता है। हमेशा सूर्य के सामने, पृथ्वी के सामने ये रहता है। अब अगर चंद्र ग्रहण भी होगा तो ये चंद्रमा यहाँ है
और ये घूमते घूमते इस बिंदु पर ही जा पाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाता। इस वजह से आसानी से ये 12 महीनों 24 घंटे सूर्य की विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन कर सकता है। इसको आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी समझिए। ये है सूर्य, ये है हमारा L1, देखिए आदित्य यहाँ है, ये हमारी पृथ्वी है ब्लू कलर की, और ये छोटा सा बिंदु जो दिख रहा है ये हमारा चंद्रमा है। अब आप देखिए यहाँ L1 है, अगर इसकी आप ये गोल वाली जो घूर्णन गति देख रहे हैं, ये गोल वाली, ये इसकी चंद्रमा की पृथ्वी के चारों तरफ घूमने की है। ये L1 जो है पृथ्वी और सूर्य के एकदम बीच में यहाँ पर स्थित है। ये L2, ये L3, ये L4, ये L5 है, सारे बिंदु है, और ये इस प्रकार से अध्ययन करते रहते हैं। इसको थोड़ा यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। ये इसकी घूर्णन गति है, ये ऐसे घूमता रहता है। ये आदित्य L1 जो ऐसे घूमता रहेगा, और ये चंद्रमा इसके बीच में घूमता रहेगा, और इसके माध्यम से कहीं पर भी कोई भी बाधा नहीं आएगी, और वो आसानी से सूर्य की प्रत्येक कला का, प्रत्येक परिस्थिति का अध्ययन करने में सक्षम होगा। इसे कहा जाता है हमारा आदित्य L1। तो ये था आदित्य L1। नेक्स्ट है, भारत स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 का उपयोग करेगा। एक्चुअल में जो हमारे अंतरिक्ष यान होते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के उपग्रह होते हैं, उनको हम जब पृथ्वी की कक्षा में, बाहरी कक्षा में स्थापित करते हैं, तो हमें एक शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता होती है, एक शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता होती है। जैसे अभी अपन ने बात की थी इस आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 PSLV-57 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ये जो PSLV-57 है, ये हमारा शक्तिशाली इंजन है। हमारे पास कुछ ऐसे उपग्रह हो सकते हैं जो बहुत भारी हो, और आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि भारत के पास 4000 किलोग्राम से ज़्यादा भारी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की शक्ति नहीं है। अगर हमारा कोई उपग्रह 4000 किलोग्राम से भारी होगा तो हमें दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ेगी। अब तक हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद लेते रहे हैं, और उनके माध्यम से, उनके शक्तिशाली रॉकेट के माध्यम से हमने अपने कई उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। और अब हमने भविष्य में अगर हमारा कोई भी उपग्रह 4000 किलोग्राम से ज़्यादा भारी होता है, तो हम उसके लिए क्या उपयोग करने जा रहे हैं? फाल्कन 9 रॉकेट। ये हमारे उन उपग्रहों के लिए होगा जो 4000 किलोग्राम से ज़्यादा भारी होंगे, जिसको हम इसके माध्यम से स्थापित करेंगे। खबरों में क्यों? इसरो ने पहली बार स्पेस एक्स की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसरो इस साल निजी अंतरिक्ष एजेंसी के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अपने भारी उपग्रह जिसे 20 को तैनात करेगा। ये इसरो का निर्णय है कि वो भविष्य में अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों को स्थापित करने के लिए, ये जो प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स, आपको ध्यान होगा ये एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स की सेवाओं का उपयोग करें। अब तक मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने भारी उपग्रहों को स्थापित करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उपयोग करते रहे, उनके रॉकेट्स का उपयोग करते रहे। अब हम किसका उपयोग करेंगे? स्पेस एक्स की सेवाओं का, जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो उपग्रह उनको बेच के, और स्पेस एक्स के पास अभी है फाल्कन 9 रॉकेट। इसके माध्यम से हम अपने बहुत भारी संचार उपग्रह GSAT-20 को अंतरिक्ष में स्थापित करेंगे। GSAT-20 क्या है? GSAT-20 दूरसंचार प्रदाताओं को बहुत तेज गति से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बना सकता है। यह दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करेगा और इनफ्रालाइट इंटरनेट सेवाओं को सक्षम करेगा। उपग्रह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित पूरे देश में उच्च डेटा ट्रांसमिशन क्षमता प्रदान करेगा। ये देखिए कि GSAT-20 भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही भारी दूरसंचार उपग्रह है। ये भारत में बहुत हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। ये उन इलाकों में भी अपनी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा जो दुर्गम माने जाते हैं, जो दूर दराज के इलाके माने जाते हैं, जो पहाड़ी इलाके माने जाते हैं, जहाँ पर प्राय
इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। इसके अलावा ये इन फ्लाइट इंटरनेट सेवाओं को भी सक्षम करेगा, यानी कि फ्लाइट में चलते हुए भी आप इंटरनेट की सेवाओं का उपयोग कर सकें। यहाँ तक कि ये पूरे भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है वहाँ तक भी अपनी हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन की सेवाएं प्रदान कर सकेगा, जिसे हम G20 कहते हैं। स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक निजी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में इंटरनेट टाइकून एलन मस्क ने की थी। स्पेस एक्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एलन मस्क सन 2002 में। ये अमेरिका की एक एरोस्पेस निर्माता कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर की है, एलन मस्क की है, और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। और इसके माध्यम से अभी आपको ध्यान होगा पिछले दिनों स्पेस एक्स ने 20 सैटेलाइट की एक श्रृंखला भी भेजी थी जो आज भी अंतरिक्ष में स्थापित है। पिछले दिनों इन्होंने एक अंतरिक्ष यान भी भेजा था जिसमें कई लोग अंतरिक्ष की यात्रा के लिए गए थे। तो ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है। स्पेस एक्स को क्यों चुना गया? G20 का वजन इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 की प्रक्षेपण क्षमता लगभग 4700 किलोग्राम अधिक है। 4000 किलो से अधिक वजन वाली भारी उपग्रहों के लिए भारतीय यूरोपीय प्रक्षेपण प्रदाता एरियन स्पेस पर निर्भर था। मैंने भी आपको कहा कि हम 4000 किलोग्राम तक किसी भी प्रकार के उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन यदि 4000 से ज़्यादा किलो का कोई अंतरिक्ष यान है, कोई उपग्रह है, तो उसके लिए हमें दूसरी कोई स्पेस एजेंसी ढूंढनी पड़ती है। अब तक अपन जितने भी 4000 से ऊपर के भारी उपग्रह थे उनको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस से हम प्रक्षेपित करते रहे हैं। लेकिन ये जो G20 है इसकी जो क्षमता है वो 8700 किलोग्राम की है, यानी कि हमारी क्षमता 4000 थी और ये 4000 की क्षमता से भी 4700 किलोग्राम अधिक है। इसलिए हमें इस बार स्पेस एक्स को चुनना पड़ा, क्योंकि स्पेस एक्स के पास शक्तिशाली इंजन है और वो इसको बड़ी आसानी से वहाँ उचित स्थान पर पहुँचा सकता है। हालांकि एरियन स्पेस भारी प्रक्षेपण यान एरियन 5 को पिछले साल जुलाई में सेवानिवृत्त कर दिया गया था और इसके उत्तराधिकारी एरियन 6 का पदार्पण अभी होना बाकी। प्रमुख कारण क्या था कि जो एरियन स्पेस था यूरोपियन एजेंसी का, उसका ये शक्तिशाली इंजन था एरियन 5 कहा जाता, और एरियन 5 रिटायर हो गया और एरियन 6 अभी आया नहीं है और हमें G20 को स्थापित करना था। इसके लिए हमने स्पेस एक्स को चुना है। फाल्कन 9 रॉकेट क्या है? ये एक पुनः प्रयोज्य रॉकेट है जो GTO तक 8300 किलोग्राम से दोगुना वजन ले जा सकता है। इसमें अंतरिक्ष में विभिन्न स्थानों के लिए 285 उड़ानें भरी है। फाल्कन 9 रॉकेट पुनः प्रयोज्य रॉकेट, यानी कि एक बार काम में लेने के बाद दोबारा भी इसको काम में लिया जा सकता है। अब तक हमने देखा कि जो रॉकेट अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को लेकर जाते हैं, समय के साथ विभिन्न दूरियों पर वो उससे अलग होते जाते हैं और समुद्र में गिरते जाते हैं, लेकिन ये ऐसा रॉकेट है जो पूरे अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को लेकर जाएगा, वहाँ पर उसको स्थापित करेगा और वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। और ये जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसके तहत GTO की जो एक निश्चित स्थिति होती है वहाँ तक जाता है और 8300 किलो से भी दोगुने वजन को ये ले जाने में सक्षम है फाल्कन 9, यानी कि हम यूँ मान सकते हैं कि लगभग 16000 से 17000 किलोग्राम तक का भार ये ले जा सकता है। और अब तक फाल्कन 9 रॉकेट ने अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार की 285 उड़ानें भरी है। फाल्कन 9 पर भारतीय उपग्रहों की उड़ान को इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने सुगम बनाया है, जिसने पिछले साल स्पेस एक्स के साथ एक प्रक्षेपण समझौता किया था। हमने स्पेस एक्स के साथ वर्ष 2023 में एक समझौता किया था और उसी समझौते के तहत हम फाल्कन 9 का उपयोग कर रहे हैं और फाल्कन 9 जो है हमारा उपग्रह लेकर जा रहा है। इसरो के बीच में वहाँ एक समझौता संपन्न हुआ था, इसलिए हमने फाल्कन 9 का उपयोग किया है। तो ये थे आज के दो महत्वपूर्ण बिंदु, एक था आदित्य L1 और दूसरा था फाल्कन 9 रॉकेट से हमारा G20 स्थापित करना। आशा है आपको दोनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें,
और पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कड़ी के रूप में, तब तक के लिए धन्यवाद।